हम वीडियो नंबर 3 लेकर चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपना जो टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। पर अपने को ध्यान है कि सिलेबस में ओनली फॉर प्राइस इलास्टिसिटी थी, इसलिए मैंने प्राइस इलास्टिसिटी की मीनिंग और इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने इसका सेकंड वीडियो लेकर आया था मैं, और सेकंड वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कौन कौन सी होती है, 5 इंपॉर्टेंट डिग्रीज थी। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है बेटा, इसी तरह से इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती थी। इसका वीडियो मैंने जो सेकंड वीडियो जो था उसमें मैंने अपलोड किया था और उसमें बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज थी और उसका मैंने नॉलेज करवाया था। आज थर्ड वीडियो लेकर चलते हैं बेटा, और इस थर्ड वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट कैसे होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इम्पोर्टेंट वे में अगर देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के इंपॉर्टेंट 4 मेथड्स है बेटा। फर्स्ट मेथड है फ्लक्स मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं और परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में यही आता है, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। फ्लक्स क्यों कहते हैं इसको, वैसे जनरल में बहुत सारी बुक्स में प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड ही होता है, लेकिन इसको प्रोपाउंड किया था किसने, फ्लक्स ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, फ्लक्स मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड में लेके चलूंगा बेटा टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल इनकम मेथड भी बोलते हैं इसको, तो टोटल आउटले, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। थर्ड मेथड आपका रहेगा बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी, जो इसको ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, और फोर्थ मेथड है बेटा आर्क, ARC, आर्क मेथड होता है बेटा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट 4 मेथड्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने 12th क्लास के लिए फ्लक्स, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड होता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड वेरियस मेथड। फर्स्ट फ्लक्स मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड बोलते हैं, टोटल, सेकंड आपका टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, याद रहेगा, उसको टोटल इनकम मेथड भी बोलते हैं, इसको प्रोपाउंड किया था प्रोफेसर मार्शल ने। थर्ड आपका जो रहेगा पॉइंट मेथड, जिसको ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, और इसको भी प्रोपाउंड किया था मार्शल ने। फोर्थ मेथड आपका रहेगा बेटा कौन सा, आर्क मेथड। तो फर्स्ट लेकर हम चलते हैं फ्लक्स या प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारा फ्लक्स मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। बेटा फ्लक्स ने इसको प्रोपाउंड किया था एट फर्स्ट, ठीक है, इसलिए इसको फ्लक्स मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड कहते हैं। इसको फाइंड अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसको मेजर करने का, क्या है बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द ratio of percentage change in quantity demand of a commodity to percentage change in price of commodity, यानी percentage D upon percentage P। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था मैंने, तो इसको प्रोपोर्शनेट मेथड के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ x इनटू प्राइस ऑफ x अपॉन क्वांटिटी ऑफ x। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x है ये बेटा, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन प्राइस ऑफ x यानी प्राइस में कितना चेंज हुआ बेटा, ये ओल्ड प्राइस और ये क्या रहेगी, ओल्ड क्वांटिटी रहेगी। बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखिए बेटा, माइनस के साइन को हमें क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है। माइनस का साइन क्यों लगा रखा मैंने, क्योंकि ऑलवेज प्राइस और डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन है बेटा, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए ये माइनस का साइन लगता है एक तो ये। लेकिन इसको हम क्या करते हैं बेटा, इग्नोर करेंगे, यानी कि जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं इसमें क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो फॉर्मूला फाइनल वे में क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। डेफिनेशन वापस देखिए बेटा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ परसेंटेज, और इसकी जगह हम प्रोपोर्शनेट वर्ड भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेट टू द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फॉर्मूला वापस रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जिससे हम प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल में लूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 20% है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी 20% है। तो ईपी की फॉर्मूला क्या बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 20 डिवाइड बाई 20। डिमांड में चेंज कितना बेटा 20% है, प्राइस में चेंज कितना 20%, 20 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 1। इस इट मीन्स क्या है, ईपी की वैल्यू क्या होगी 1, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा 1 होगी। सेकंड मैं एग्जांपल लूँ, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू 10% है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 22% है बेटा। तो ईपी की फॉर्मूला वही है, परसेंटेज डी अपन परसेंटेज क्या होगा बेटा पी। तो 22 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा 10, आंसर आ रहा क्या बेटा 2.2। यानी यहाँ ये वैल्यू जो है प्राइस इलास्टिसिटी ईपी इज ग्रेटर देन क्या 1, क्योंकि वैल्यू 1 से क्या आ रही है बेटा ज़्यादा आ रही है। थर्ड एक एग्जांपल और लेंगे आपके सामने कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है बेटा और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू 5% है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईपी की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 अपॉन क्या होगा 10, आंसर आ रहा 0.5। इसकी ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो ईपी इज लेस देन क्या होगा 1। तो बेटा इक्वल टू 1 क्या होगा, इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जब भी आपको लगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या बेटा इक्वल है, तो ईपी की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1 होगी। इफ़ आपको लगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या बेटा कम है, तो ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी। इसी तरह से हम कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, प्राइस में प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहे हैं और डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज क्या और बेटा कम हो रहे हैं, तो ईपी की वैल्यू लेस देन क्या होगी 1। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले बेटा एक क्वेश्चन और आपके सामने ले कि इफ मैंने कहा प्राइस जो है 10 रुपीज़ टू इंक्रीज़ होकर 15 रुपीज़ हो गई और डिमांड में परसेंटेज चेंज जो है वो 30% है। तो बेटा अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि डिमांड में परसेंटेज चेंज तो है लेकिन प्राइस में परसेंटेज चेंज नहीं, तो प्राइस में परसेंटेज चेंज फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू 100। ये ओल्ड प्राइस है, ये प्राइस में चेंज है। प्राइस में चेंज कितने रुपीज़ का बेटा 5 रुपीज़ का, ठीक है, और ओल्ड प्राइस कितने बेटा 10 है, इंटू क्या होगा 100, यानी प्राइस में कितने चेंज आ रहे हैं बेटा 50% चेंज। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा परसेंटेज डी अपॉन परसेंटेज क्या होता है बेटा पी। तो परसेंटेज डी में चेंज कितना बेटा 30, ये कितना होगा 50.6, आंसर कितना है बेटा ईपी की वैल्यू 0.6, माइनस को इग्नोर करना ही बेटा, और यहाँ पर ईपी की वैल्यू लेस देन क्या हुई 1। तो एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं अपन। मैंने कहा कि किसी गुड्स की प्राइस में 40% चेंज आ रहे हैं लेकिन डिमांड यानी 40% डिक्रीजिंग हो रही है, लेकिन बेटा डिमांड जो है वो 10 टू इंक्रीज होकर क्या हो गई 10 टू इंक्रीज होकर कितनी हो गई 16 हो गई। तो फाइंड करने के लिए पहले अपन क्या करें परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको वापस देखें बेटा, इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी गुड्स की प्राइस में 40% चेंज हो रहे हैं। कितने चेंज हो रहे हैं बेटा 40% चेंज हो रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है 40% डिक्रीजिंग हो रही है और डिमांड जो है वो 10 टू इंक्रीज होकर कितनी होगी 40 होगी। डिमांड में 10 से बढ़कर कितनी होगी बेटा 14 हो गई। तो अब आप अपने को क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी नॉलेज करनी है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है लेकिन डिमांड में परसेंटेज चेंज नॉलेज नहीं है। तो मैं डिमांड में परसेंटेज चेंज नॉलेज करने के लिए क्या करूँगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज डिमांड निकालने का। तो बेटा क्वांटिटी में चेंज कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है, ओल्ड क्वांटिटी कितनी बेटा 10 है इंटू 100, यानी कितना परसेंट चेंज हो रहा है बेटा 40% चेंज हो रहा है। डिमांड में 40% है और प्राइस में भी क्या बेटा 40% है। तो 40 डिवाइड बाई क्या बेटा 40 डिवाइड बाई 40 यानी वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो ईपी की वैल्यू क्या होगी बेटा इक्वल टू क्या होगी 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड दे रखे थे। फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने प्राइस में परसेंटेज चेंज नहीं है और डिमांड में परसेंटेज चेंज है। फिफ्थ एग्जाम्पल में
प्राइस में तो परसेंटेज चेंज है लेकिन डिमांड में परसेंटेज चेंज नहीं है, और मैंने आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से, फ्लक्स के मेथड से मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉलेज की। अब 6 एग्जांपल देखते हैं। 6 एग्जांपल में मैं इस तरह से करूं कि एग्जांपल नंबर 6, किसी गुड्स की प्राइस 10 रुपीज़ थी, उस समय उस गुड्स की डिमांड जो 100 थी, प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज़ हो जाती है और डिमांड इंक्रीज होकर 120 हो जाती है। इसको मैं प्रोपोर्शनेट से भी कर सकता हूँ और परसेंटेज से भी कर सकता हूँ बेटा। देखिए इसके 2 मेथड हो सकते हैं कि सबसे पहले मैं परसेंटेज डी निकालूँ, और परसेंटेज इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100। तो क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 20% है, 20% चेंज है, अपॉन ओल्ड क्वांटिटी कितनी बेटा 100 इंटू 100, यानी डिमांड में 20% चेंज हो रहा है। प्राइस का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन पी, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू 100। प्राइस में चेंज कितने का बेटा 2 का, ओल्ड प्राइस कितनी 10 इंटू 100 इक्वल टू 20% है। तो फॉर्मूला अपना होता ही है बेटा कि परसेंटेज डी अपॉन परसेंटेज क्या होता है पी, 20 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू क्या 1, ई पी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसको आप चाहो तो प्रोपोर्शनेट से भी कर सकते हैं, माइनस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्या बेटा क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 20 का, प्राइस में चेंज कितने का 2 का, ओल्ड प्राइस कितनी बेटा 10, ओल्ड क्वांटिटी कितनी 100, ओल्ड डिमांड 100, 5 2 ईपी की वैल्यू क्या गई 1। चाहे इस परसेंटेज से करो चाहे प्रोपोर्शनेट से करो, दोनों से आंसर कितना आ रहा बेटा 1 आ रहा है। इसी तरह से अब एग्जांपल नंबर 6 और लेकर चलता हूँ बेटा मैं आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ बेटा। मैंने कहा किसी गुड्स की प्राइस जो थी वो 4 रुपीज़ थी, उस समय उस गुड्स की डिमांड जो थी वो क्या थी बेटा 100 थी। प्राइसेस में 25% की डिक्रीजिंग हो रही है, प्राइस में 25 की डिक्रीजिंग हो रही है और डिमांड क्या हो रही 120 हो रही। अब इसको अपने को ईपी नॉलेज करना है। तो मैंने देखो बेटा परसेंटेज पी तो है, यानी परसेंटेज पी बराबर 25% है बेटा। डिमांड में निकाल लो, डिमांड में चेंज कितना हो रहा है बेटा परसेंटेज डी निकालनी है। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू क्या बेटा 100। क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 20, ओल्ड डिमांड कितनी 100 इंटू 100 यानी 20% हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा परसेंटेज डी अपॉन परसेंटेज क्या होता है पी। परसेंटेज डी कितना बेटा 20% है और परसेंटेज पी कितना बेटा 25, 4 अपॉन 5 कितना है 0.80, यानी ईपी की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा लेस देन 1। आप चाहो बेटा इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से भी कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शनेट से कैसे करेंगे बेटा, इसको ये समझिए बेटा। प्रोपोर्शनेट मेथड से भी किस तरह से कर सकते हैं कि प्राइसेस में 25% चेंज हो रहे हैं, तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 25% चेंज होता है, और प्राइस क्या थी 4 रुपीज़ थी, 4 रुपीज़ थी बेटा। तो आइएगा 4 यानी प्राइस में 1 रुपीज़ की क्या हो रही बेटा डिक्रीज हो रही, 1 रुपया कम हो रहा। तो क्वेश्चन करें बेटा प्राइस 4 रुपीज़ थी, उस समय डिमांड क्या थी 100 थी, प्राइस में 1 रुपीज़ की क्या हो रही डिक्रीजिंग हो रही। 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना रुपये हो गया बेटा 3 रुपीज़ हो गया, और डिमांड कितना 120। अब इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से कर ले, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। बड़ो क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 20 का, प्राइस में चेंज कितना बेटा 1 का, ओल्ड प्राइस कितनी 4, ओल्ड डिमांड कितनी 100, 5.80। तो ईपी की वैल्यू क्या है बेटा 0.80, ईपी इज लेस देन 1। यहाँ भी 0.80 यहाँ भी 0.80। इस तरह से फ्लक्स का जो मेथड था प्रोपोर्शनेट मेथड था, परसेंटेज मेथड था, हमारे सामने आ गया बेटा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये कितने तरह की होती है 3 तरह की होती है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेकेंड मेथड है बेटा टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डेवलप किसने किया था बेटा, डेवलप किया था प्रोफेसर मार्शल ने। मार्शल की फेमस बुक याद रखे बेटा द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 89। तो टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर मार्शल।
ये ओनली फॉर डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ये मेथड ओनली फॉर क्या शो करेगा, डायरेक्शन। बेटा इसका रिजल्ट क्या है, बस ये बता देगा आपको कि लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। और अगर अपने क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है बेटा, ये मेथड तभी यूज करना अपने को जब अपने को प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशन देखा हो। क्वेश्चन में प्राइस में चेंज से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है। तो ये रिलेशन बताया किसके बीच बेटा, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये ओनली फॉर डायरेक्शन इंडिकेट करता है बेटा कि आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा या इक्वल टू 1 आएगा। आंसर कितना आएगा इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर अपने क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर से पूछा भी है और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है बेटा, तो हम प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से, फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी गुड्स की प्राइस 5 रुपीज थी और मैंने 5 गुड्स की डिमांड की या 6 गुड्स की डिमांड की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने रुपीज बेटा, 30 रुपीज। इन्होंने भी कितने टाइप्स बताए बेटा, मार्शल ने 3 टाइप्स बताए कि इलास्टिक डिमांड 3 तरह की होती है। ईडी इज ग्रेटर देन 1, जिसको आपको याद हो तो मैंने हाईली इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक बोलते थे बेटा मैं। ईडी इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक है बेटा आपकी, और ईडी इज लेस देन 1 जिसको मैं क्या बोलता था, इन इलास्टिक। तो आपको यहाँ भी कितने टाइप्स बताए इन्होंने, हाईली इलास्टिक होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है और इन इलास्टिक होती है, यानी ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है और लेस देन 1 होती है। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा, तो ग्रेटर देन 1 कब कहते थे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। जब आपको लगा था उस समय कि डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहे हैं और प्राइस में कम हो रहे थे, तो उसको क्या बोलते थे बेटा, हाईली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1। यूनिटरी इलास्टिक किसे बोलते थे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल चेंज जब आ रहे थे, तब हम क्या बोलते थे, ईडी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1, जिसको यूनिटरी इलास्टिक बोला था। ईडी इज लेस देन 1 कब बोलते हैं बेटा, कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, यानी जब प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं और डिमांड में चेंज क्या हो रहे थे, कम। तो ये मैंने डिग्री में सेकंड वीडियो में जो 5 डिग्रियां बताई थी बेटा कि ग्रेटर देन 1 इसको हाई इलास्टिक कब कहते थे, कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। इक्वल टू 1 कब कहते थे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल हो। और ईडी इज लेस देन 1 इन इलास्टिक कब कहते थे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ग्रेटर चेंज होता था किससे, क्वांटिटी डिमांड से। लेकिन इन्होंने प्रोफेसर मार्शल ने टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेशन बताया कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब होगी, हाई इलास्टिक कब होगी, जब आपको लगे कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट शो इनवर्स, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जब क्या लगे बेटा आपको, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन हो बेटा, इनवर्स रिलेशन हो। आपको लगे प्राइस अगर राइज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो प्राइस या डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ले कि किसी गुड्स की प्राइस 4 रुपीज थी, उस समय टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 100 रुपीज का था, टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज का था। अब प्राइस इंक्रीज होकर 5 रुपीज हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर 80 रुपीज ले गया। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। कौन सा रिलेशन है इसमें बेटा, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इनवर्स। इसका मतलब ईडी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। डायग्राम भी बना सकते हैं अपन इसको, इधर मैं प्राइस लूं, प्राइस 4 रुपीज और 5 रुपीज, डिमांड 80 और क्या बेटा 100। जब 4 रुपीज की तो 100 टोटल एक्सपेंडिचर था बेटा, और 5 रुपीज है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना 80। तो आपका जो नेगेटिव स्लोप आएगा, यानी ये ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 1। यानी फर्स्ट आपको उन्होंने क्या बताया, ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, हाई इलास्टिक कब होती है, इट शो ऑन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज। और आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप में होगा। सेकंड बात करें बेटा, यूनिटरी इलास्टिक किसे कहते हैं, इक्वल टू 1 कब होगा, सिंपल वे में कहते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल होता है। लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस से रिलेशन देना है तो मैं कहूं कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे प्राइस डिक्रीज हो, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो, नो चेंज यानी जीरो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको लगे कि जब प्राइस
इंक्रीज और डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल प्राइस 4 रुपीज थी, टोटल एक्सपेंडिचर 100 था। प्राइस इंक्रीज होकर 5 रुपीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी क्या बना 100 रुपीज है। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्राइस 4 रुपीज और 5 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर का 100। इस स्ट्रेट लाइन में होता है, वर्टिकल शेप में होता है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बेटा। तो ईपी की वैल्यू जो है वो क्या की 1 हो जाएगी। अब थर्ड लेते हैं बेटा, ईडी इज लेस देन 1। इन इलास्टिक कब होगी, जब आपको लगे बेटा कि इट शो इन पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव कब है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी इट शो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव रिलेशन हो किसके बीच, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। तो आपको जब लगे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो हम क्या बोलेंगे उसको बेटा, उसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा, इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी गुड्स की प्राइस 4 रुपीज थी, टोटल एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस इंक्रीज होकर 5 रुपीज हो गया बेटा और टोटल एक्सपेंडिचर 120 हो गया। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर डायग्राम में बात करें तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है। देखिए प्राइस 4 रुपीज और 5 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर 100 और 120। तो आपका जब डिमांड का पॉजिटिव स्लोप वाला आ जाए तो तीनों का अगर कंबाइंड डायग्राम बनाए बेटा, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर बेटा और यहाँ क्या बेटा प्राइस, तो आपको लगे कि जब आपका स्लोप, डिमांड का स्लोप पॉजिटिव हो तो ईपी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस देन 1। अगर आपको लगे कांस्टेंट हो रहा है यानी डिमांड कर, तो ईपी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। और जब आपको लगे नेगेटिव स्लोप में जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, ई इज ग्रेटर देन क्या होगा 1। यानी यहाँ पर देखो बेटा, प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, पॉजिटिव रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन में लेस देन 1 होता है। ऊपर देखो प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर बेटा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो ईपी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ऊपर और देखो बेटा, और प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर अब क्या होने लग गया बेटा, डिक्रीज होने लग गया, तो ई इज ग्रेटर देन क्या होगा 1। अब कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं अपन कि टोटल एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। वो स्पेशल क्वेश्चन क्या है वो सुनिए बेटा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट मैं कहूं कि फर्स्ट एग्जांपल और लूंगा बेटा कि यदि ईपी की वैल्यू है 0.80, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ईपी की वैल्यू क्या बेटा 0.80 है, 0.80 का मतलब ईपी लेस देन 1 है। लेस देन 1 को क्या कहते हैं बेटा, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक है। और जब इनइलास्टिक होता है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। इसका मतलब प्राइस अगर राइज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा बेटा, राइज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज। क्वेश्चन में या प्राइस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। इसी को मैं चेंज करके अगर मैं यहाँ 1 कर दूं और प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ईपी की वैल्यू क्या बेटा 1 है, और 1 होने से इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। और यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है बेटा, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज, यानी हम टोटल एक्सपेंडिचर में क्या लिख देंगे बेटा, नो चेंज होगा। यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 1.20 लिखा होगा, है ना। तो ईपी की वैल्यू क्या हो रही बेटा, ग्रेटर देन 1 हो रही, ईपी की वैल्यू क्या हो रही बेटा, ग्रेटर देन 1 हो रही। तो क्वेश्चन में क्या बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है। अब इनवर्स रिलेशन है तो प्राइस इंक्रीज अगर होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन में क्या बेटा, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज। तो आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन किए। कुछ कभी कभी क्या होता है बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होता है, कभी कभी टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होता बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी गुड्स की प्राइस जो थी 4 रुपीज थी, उस समय उसकी डिमांड जो थी वो हम मान लें बेटा 100 थी, और इसी तरह से प्राइस इंक्रीज होकर क्या हुई, 5 रुपीज हुई, उसकी डिमांड क्या बेटा 80 रह गई। अब टोटल एक्सपेंडिचर से मुझे बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर से। तो मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर जब गिवन नहीं हो तो प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो प्राइस 4 रुपीज थी, डिमांड कितनी 100 थी,
तो 4 रुपये प्राइस और डिमांड 100 है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना बेटा 400। प्राइस राइज हुई, डिमांड 80 रह गई, तो प्राइस को डिमांड से मल्टीपल करो तो भी कितना क्या 400। यानी यहां पर देखो बेटा प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, तो ईपी की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1। ये टोटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड दे रखी है और इलास्टिसिटी डिमांड नॉलेज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी गुड्स की प्राइस जो है वो 4 रुपीज थी, उस समय टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो मैं मान के चलूं कि 400 का था। अब प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर वो आपका डिक्रीज होकर 300 का होगा। अब अपने को क्वांटिटी इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी नॉलेज के लिए मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा डिमांड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा डिमांड। देखो बेटा प्राइस 4 रुपीज थी, प्राइस 4 रुपीज थी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 400 का है, तो 400 में अगर 4 का डिवाइडेशन है तो डिमांड कितने गुड्स की बेटा 100 गुड्स की, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर 400 रुपए का है और प्राइस 4 रुपए है, तो कितने गुड्स की डिमांड कर रहे हैं 100 की। अब देखो बेटा यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होकर कितना रुपीज हुआ बेटा 5 रुपीज हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर कितना बेटा 300 है, तो बोलो डिमांड क्या होगी। डिमांड को नॉलेज करने के लिए खर्चा 300 रुपए का है, एक गुड्स की प्राइस 5 रुपीज है, तो 300 में अगर 5 का डिवाइडेशन दे तो 60 डिमांड है। तो क्वेश्चन में देखो बेटा प्राइस 4 रुपीज थी, इंक्रीज होकर 5 रुपीज हुई, डिमांड जो थी वो 100 थी, डिक्रीज होकर क्या वो 60 हुई। इससे इलास्टिक डिमांड नॉलेज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा पुराना वाला प्रोपोर्शनेट वाला, चेंजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंजिंग प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 40 का, प्राइस में चेंज कितना बेटा 1 रुपीज का, ओल्ड प्राइस कितनी बेटा 4 और ओल्ड डिमांड कितनी बेटा 100। तो देखिए बेटा क्रॉस हो गया 16 अपॉन क्या होगा 10, 1 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया ईपी वैल्यू। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर से इलास्टिक डिमांड की मेजरमेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखा, प्राइस देखा, डिमांड को नॉलेज कर सकते हैं। और डिमांड अगर देखा है तो बेटा ध्यान दो कि डिमांड और प्राइस को मल्टीपल करके टोटल एक्सपेंडिचर से हम टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम नॉलेज कर सकते हैं। तो फाइनल में इतना सा ध्यान रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर आउटले मेथड को डेवलप किसने किया, प्रोफेसर किसने बेटा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। ये ओनली फॉर क्या इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन इंडिकेट करता है बेटा। ये रिलेशन किसके बीच शो करता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच। टोटल एक्सपेंडिचर अगर गिवन नहीं है तो प्राइस को क्वांट डिमांड से क्या कर दो मल्टीपल कर दो। इन्होंने कितने टाइप्स बताए 3, ed is greater than 1, ed is equal to 1, ed is less than 1। इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक, इसको यूनिटरी इलास्टिक और इसको इनइलास्टिक। हाईली इलास्टिक या इलास्टिक कब होगा, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। यूनिटरी इलास्टिक कब होगी, प्राइस में इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, नो चेंज इन क्या बेटा टोटल एक्सपेंडिचर। और लेस इलास्टिक कब होगा, इनइलास्टिक कब होगा बेटा, जब आपको लगे प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। जब आपको लगे पॉजिटिव रिलेशन है तभी हम कह सकते हैं क्या बेटा यहां पर इलास्टिसिटी क्या बेटा इनइलास्टिक है। थर्ड मेथड हम लेकर चलते हैं बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। यानी फर्स्ट मेथड हमने किया था परसेंटेज मेथड, सेकंड टोटल आउटले मेथड और थर्ड आपका चल रहा बेटा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल की फेमस बुक आपको नॉलेज होनी चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। कब लिखी गई थी बेटा 1890 में। अब पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिकल मेथड जो ग्राफिकल मेथड है इसका यूज़ कब करेंगे अपन, तो वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब आपको लगे प्राइस में बहुत ही कम, वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस में बहुत कम चेंज हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम चेंज है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको कि एक ऑटो है 4 लाख का, 4 लाख रुपए का एक ऑटो है, आप परचेज करने गए और परचेज करने गए आपका फ्रेंड मिल गया, वो दोस्त ही आपका सेल करने वाला, हो यार दोस्त है कुछ तो कम कर, वाह यार 3,99,999 रुपये दे दे, यानी 1 रुपया कम दे दे। यानी वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जब आपको लगे कि किसी डिमांड करके पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी डिमांड नॉलेज करनी हो तो इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, सेकेंड मेजरिंग द इलास्टिसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, यानी किसी डिमांड करके डिमांड कर्व पर पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी यूज ओनली देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब आपको लगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में वेरी स्मॉल चेंज है, वेरी लिटिल चेंज है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, लोअर सेगमेंट
ऑफ द डिमांड कर्व, यानी आपका जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व में अपन एक बात और कर ले बेटा, आपका डिमांड कर्व जो है वो दो तरह का हो सकता है। डिमांड कर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। फर्स्ट एक हो सकता है बेटा लीनियर में और एक हो सकता है नॉन लीनियर में। यानी व्हेन डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन में है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी वजह से पी पॉइंट है, इस पर अपने को इलास्टिसिटी डिमांड नॉलेज करनी है। तो एक तो ये पॉइंट हो सकता है। तो व्हेन डिमांड कर्व जो है इज ए स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर में है। सेकंड नॉन लीनियर में, कर्व में है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें, जैसे पी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी नॉलेज करनी है, क्योंकि वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस बहुत कम चेंज है डिमांड में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे जो बोथ एक्सेस को, दोनों एक्सेस को क्या करें बेटा, टेंजेंट करती हुई हो, मिलती हुई हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि डिमांड कर्व दो तरह का हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन में तो कोई टेंशन नहीं, अपने को दोनों कर्व को क्या करना बेटा, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा देनी और दोनों एक्सेस को क्या करना, टच करा देना। और व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर है तो वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन मीट बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस से मिलती हुई होनी चाहिए। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नॉलेज करना है तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट इलास्टिसिटी और ज्योमेट्रिक मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसका यूज़ कब करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांट डिमांड, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें नॉलेज करना हो। ये एक ग्राफिकल मेथड है बेटा, ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है बेटा, ये, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये भी ओनली फॉर डायरेक्शन शो करता है, रिजल्ट कभी शो नहीं करेगा। डायरेक्शन है कि ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू है या लेस देन 1 है, आंसर कितना, इसके बारे में ये नॉलेज नहीं करेगा। डिमांड कर्व दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर स्ट्रेट लाइन में, एक नॉन लीनियर में है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा उसको हम जो डिमांड कर्व है उसको दोनों एक्सेस से क्या करेंगे, मिला देंगे। लेकिन अगर नॉन लीनियर है, कर्व में है, तो जिस पॉइंट पर हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी एनालाइज करनी है वहाँ से एक टेंजेंट लाइन, एक ऐसी टेंजेंट लाइन खींचेंगे जो दोनों एक्सेस को क्या करें, मिलती हुई हो। और फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो देखिए बेटा किस तरह से नॉलेज करते हैं। मैं आपके सामने एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ। डिमांड कर्व दो तरह का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है और एक कर्व में हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों एक्सेस से हम क्या करेंगे बेटा, इसको टेंजेंट करा देंगे, मिला देंगे। और इसी तरह से पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे नॉलेज करनी है तो क्या करेंगे, मैं एक टेंजेंट लाइन खींच लूँगा और अपने पास में किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैं पॉइंट बनाता जाऊँगा और हम डिमांड कर्व इलास्टिक डिमांड नॉलेज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ बेटा, ये आपकी एक टेंजेंट लाइन है, पर्टिकुलर पॉइंट ए पर मुझे नॉलेज करना है, बी पर मुझे नॉलेज करना है, सी पॉइंट पर नॉलेज करना है, डी पॉइंट पर नॉलेज करना है और ई पॉइंट पर नॉलेज करना है। वाई एक्स ओ ये क्वांटिटी डिमांड है बेटा और ये इधर क्या बेटा, प्राइस। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ईपी का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब पर्टिकुलर पॉइंट मुझे ए पर मुझे नॉलेज करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट, और ये टेंजेंट लाइन जो है इसको मैं एल और एम दे देता हूँ। अब ए पॉइंट पर मुझे नॉलेज करना है तो ए पॉइंट पर लोअर सेगमेंट इसमें क्या बेटा, 0 है, जबकि अपर सेगमेंट कौन है बेटा, अपर सेगमेंट देखिए अपन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, ए एल। तो लोअर सेगमेंट क्या बेटा, 0 में ए एल का अगर कोई डिवाइडेशन दे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ई पी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट बी पर चलूँ मैं तो लोअर सेगमेंट कौन है बेटा, बी एम, लोअर सेगमेंट कौन है बेटा, बी एम, और अपर सेगमेंट कौन है बेटा, बी एल, यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ देखिए बेटा, बी एम छोटा है किससे बेटा, बी एल से, यानी लोअर सेगमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है और ये 2 सेंटीमीटर की है, तो एग्जाम होता है क्या बेटा, 2 अपॉन क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि टोटल 10 की है। तो अगर 2 में 8 का डिवाइडेशन लेस देन 1 होता है तो लोअर सेगमेंट जो है वो छोटा है, तो अपने आप ही क्या हो गया बेटा, वैल्यू क्या आएगी, ई पी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसी तरह पर्टिकुलर पॉइंट सी पर मुझे नॉलेज करना है तो लोअर सेगमेंट कौन है बेटा, सी एम, और अपर सेगमेंट कौन है बेटा, सी एल। तो यहाँ देखो बेटा, सी एम और सी एल दोनों क्या बेटा, इक्वल है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इज क्या होगा बेटा, लेस देन 1, यहाँ क्या होगा,
इलास्टिसिटी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। अगर मुझे डी पॉइंट पर नॉलेज करना है तो लोअर सेगमेंट कौन है बेटा, डी एम, लोअर सेगमेंट कौन है बेटा, डी एम, और अपर सेगमेंट कौन है बेटा, डी एल। अब यहाँ पर डी एम छोटा है किससे बेटा, डी एल से, यानी लोअर सेगमेंट तो बड़ा है और अपर सेगमेंट क्या बेटा, छोटा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ई पी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। और इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ई पॉइंट पर मुझे नॉलेज करना है तो लोअर सेगमेंट तो कौन बेटा, ई एम, और अपर सेगमेंट कौन है बेटा, 0, और ई एम में अगर 0 का डिवाइडेशन दे तो क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी, तो ई पी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, तो 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन आता है मिडिल में, अगर स्ट्रेट लाइन है मिडिल में क्या होता है, तो इक्वल टू 1 होता है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो 0 होती है, वाई एक्सिस को टच कर रही है बेटा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगी। तो फॉर्मूला लास्ट में फाइनल में बात कर लें, पॉइंट इलास्टिसिटी प्रोपाउंड किसने किया था, डेवलप किसने किया था, मार्शल ने किया था। इसका यूज़ कब करते हैं, वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस या वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड, ये भी डायरेक्शन शो करता है, रिजल्ट कभी शो नहीं करेगा बेटा। ये ग्राफिकल मेथड है या ज्योमेट्रिकल मेथड है बेटा। डिमांड कर्व 2 तरह का होता था, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर है तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सेस को क्या कर देंगे, मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और ठीक है। और नॉन लीनियर है तो क्या करेंगे बेटा कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलास्टिक डिमांड नॉलेज करनी है वहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और दोनों एक्सेस को मिलाकर एक फॉर्मूला मैंने बोला था कि लोअर सेगमेंट अपॉन क्या होगा बेटा, अपर सेगमेंट। इस तरह से फॉर्मूला, और जिस पॉइंट पर हमें नॉलेज करना है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी नॉलेज कर सकते हैं।